नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की एक पंक्तियाँ हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, संघर्ष पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। आज मेरे साथ एक सही पर्सन है, एक शख्सियत हैं जिनका नाम है वी विश्वनाथन आचार्य, जिन्होंने भारत की करीब 50 करोड़ आबादी के लिए संघर्ष किया, आवाज़ उठाई, परंपरागत गैर परंपरागत कारीगरों के लिए। उस आवाज़ को बुलंदी मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जब उन्होंने विश्वकर्मा पुरस्कार की घोषणा की, और इस घोषणा के पहले जिन 12 विशेषज्ञों को बुलवाया था उसमें वी विश्वनाथन आचार्य भी शामिल थे। मैं आज सीधे आपसे उन्हें मिलाऊंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन्होंने संघर्षों के साथ 22 साल मेहनत करते हुए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और भारत की सरकार को अलग से उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ी विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए। आचार्य साहब, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। नमस्कार। अब हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये संघर्ष का सफर कैसा रहा, किस तरह से प्रधानमंत्री ऑफिस ने आपसे संपर्क किया। कारीगर होने के नाते मैंने पिछले 22 साल से पूरे देश भर में सरकारों के सामने इन लोगों का समस्याओं का समाधान के लिए हम अपने काम करते गया और तो हम उसका फल कब मिलेगी, कैसे मिलेगा कैसे, मुझे नहीं मालूम था। गीता में जी में जो बताए हुए हैं कि आप अपना काम करते जाओ, फल का इच्छा मत करो, तो हमें बहुत ताजुब हुआ कि अभी हम लोगों को वो दिन देखने को मिले कि हम लोगों का पिछले मेहनत का फल अभी मिला है। बहुत ही आपने अच्छी और गहरी बात कही कि गीता जी में जैसे कि लिखा हुआ है, कर्म किए जा फल की इच्छा छोड़ दे। आप लगातार कारीगरों के लिए लगते रहे, देश भर में आपने काम किया, मिशन मोड में आप लगे रहे, देश भर के करोड़ों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कारीगर दो तरह से होते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। जो वंशानुगत कारीगर जो होते हैं, जो परंपराओं से चले आते हैं, उनसे थोड़े अलग होते हैं। वहाँ उन्हें पीढ़ियों से काम मिलता है। इनकी संख्या ठीक नहीं बताई जा पा रही, लेकिन एक अनुमान के तहत 22% से ज़्यादा देश की आबादी परंपरागत कारीगर है। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये जो कारीगर हैं वो कौन कौन श्रेणी के लोग आते हैं और किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। तो कारीगर अलग अलग किस्म के होते हैं। उसमें से पैतृक के कारीगर, मैंने जिसका खून में टेक्नोलॉजी होती है, ये प्रकृति ने आदिकाल से दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कि ये लोहार है, बढ़ाई है, ताम्रकार है, स्वर्णकार है, प्रजापति है, कपड़ा धोने वाले हैं, आपका सिलाई करने वाले हैं, ये सब जो है ये समाज का उत्थान के लिए काम करने, मानव विकास के लिए काम करने वाला समूह है। आप किस वर्ग से आते हैं? मैं बढ़ाई समाज से हूँ। अच्छा, कारपेंटरी से। आपने बढ़ाई का काम किया है? बिल्कुल, बचपन से 8 साल की उम्र से मैं बढ़ाई का काम 8 साल की उम्र से कर रहे थे? जी हाँ। छोटा संसाधन बनाना शुरू किया। इसके बाद 12 साल का में हमने फर्नीचर बनाना शुरू किया। 14 साल में हमने पूरा पढ़ाई ख़त्म करके पूरा तरह से मैं कारीगर बना और कारीगर क्षेत्र में मैं बहुत बड़ा काम किया। वी विश्वनाथन आचार्य अपनी बातों को, अपनी विज़न को लेकर 2010 के आसपास वो दिल्ली में नितिन गडकरी जी से मिले। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। इन्होंने जो विज़न रखा, और नितिन गडकरी जी जिसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फ़ौरन इस हीरे को पहचान लिया। हीरे की कदर जौहरी जानता है। उन्होंने इन्हें ऑफ़र किया, नॉन पॉलिटिकल है जी, तो इन्हें ऑफ़र किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक आर्टिजन सेल से जुड़िए, और इन्हें आर्टिजन सेल पूरे भारत का अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं थी, इसीलिए बहुत जल्दी वहाँ से अलग होकर इन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा। इनकी योजना को मूर्त रूप मिला और केंद्र में जब 2014 में सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो वहाँ से कुछ शुरुआत हुई, ऐसा हमें जानकारी मिली। कुछ उस्ताद योजना का नाम आ रहा था, उस बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए कि कारीगरी के जो परंपरागत कारीगर का शब्द जो है वो हम पर अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए आरक्षित किया गया। किसमें? उस्ताद योजना। उस्ताद योजना का माध्यम से। उस्ताद योजना जो लागू की है भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय, जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किया गया, और मुसलमान वगैरह जैसी जो जातियां हैं उनको आर्थिक विकास के लिए और समाज व्यवसाय की प्रगति के लिए ये योजना को। कितना पैकेज रखा गया था इसमें? पैकेज का मेरे को अमाउंट का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बना के उनको संरक्षण देने का प्रथा 2014 में शुरू किया। यह आप गौर कीजिएगा, काफ़ी गहरी बात इन्होंने कही। यहाँ धर्म संप्रदाय के आधार पर रोटी की ताकत को समझा गया है कि किसे रोजी रोटी दी जाए, किसे नहीं दी जाए। उस्ताद योजना में सिर्फ अल्पसंख्यक का आशय इन्होंने साफ साफ बताया। ज़्यादातर उसमें मुस्लिम कारीगर थे, हिंदुओं के लिए वो व्यवस्था नहीं थी।
लेकिन मौजूदा समय में जो विश्वकर्मा योजना चालू की गई है उसमें सभी को समग्र रूप से लिया गया है। 15,000 करोड़ रुपए का एक विशाल पैकेज रखा गया है। थोड़ा जानकारी देंगे इस योजना के बारे में? जी हाँ, ये योजना जो है तो 2023 फरवरी में नरेंद्र मोदी जी की ये निर्देश पर निर्मला सीताराम जी जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट भाषण में घोषणा किया था पार्लियामेंट में, इस तरीके से एक बृहद योजना लेके आ रहे हैं। उसका नाम है विश्वकर्मा कौशल योजना। शुरू में रखा गया था, एक्चुअली उसमें निश्चित रूप से दिया गया था परंपरागत कारीगर, पैतृक कारीगर समुदाय जो अधिकांश लोग जो है हिंदुत्व में है। नहीं, तो भाषण की बात हुई, बाकी जमीन पे इस योजना को क्या लाया गया, किस तरह से लाया गया? इसके बाद इसकी जिम्मेदारी, इसको लागू करने की जिम्मेदारी दिया है एमएसएमई मिनिस्ट्री को दिया गया, मंत्रालय को दिया गया कि उन लोगों को इसकी योजना किस तरीके से लागू होना चाहिए, इनके बेनिफिट किसको कैसे मिले जाए, ये पूरे योजना का जिम्मेदारी मिनिस्ट्री को दिया गया। कारीगर में इसके बाद उन लोगों ने कारीगर विशेषज्ञों का दल को बुलाया, 12 लोगों को पूरा देश से बुलाया, इनका समस्या और समाधान के विषय पर चर्चा हुआ। इस योजना किस तरीके से होना चाहिए इसके ऊपर में राय मशवरा किया और हम लोगों ने अप्रैल महीने में इसका पूर्ण रूप हम लोगों ने लिख के दी कि स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से ये कारीगरों को सरकार उत्थान कर सकते हैं। आप गए थे, नरेंद्र मोदी जी को अपने करीब देखा आपने जी, एक अलग सा रोमांच की अनुभूति हुई होगी स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जब आपके सामने खड़े हो और आपकी उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके, आपकी योजना को, आपके सपने को साकार होता हुआ जब आप देख रहे होंगे, तो क्या कुछ बातचीत भी हुई क्या आपसे? देखिए, मैं तो वेबएक्स मीटिंग में ही था। वो पहला मीटिंग जो है वेबएक्स मीटिंग था, सामने स्क्रीन में हूँ, हम लोग सामने हैं, तो हमने ये बात की कि अच्छा, पहले वर्चुअल मीटिंग था। वर्चुअल मीटिंग में ही हमने इस मुद्दा को उठाया। सामाजिक, उसके बाद मुलाकात भी हुई आपकी? इसके बाद मुलाकात हुआ है। अब आपको कैसा लग रहा है कि ये विश्वकर्मा योजना जब धरातल पे आ चुकी है, इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? बेनिफिट देखिए, इसमें जाति के आधार पर नहीं है विश्वकर्मा योजना, ये सबसे बड़ी एक मुद्दे की बात है। विश्वकर्मा समुदाय सहित तमाम धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े हुए कारीगरों को आर्थिक उत्थान के लिए। अच्छा, तो मुस्लिम होंगे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा? इसमें वो मुस्लिम लोगों को बेनिफिट मिलने का प्रावधान नहीं दिया गया है। आगे चलकर क्या इसमें परिवर्तन आएगा अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज के दिन में मुसलमान लोगों को लिए अलग से योजना दिया हुआ है। कौन सी योजना? ये अपना उस्ताद नाम का योजना। अच्छा, उस्ताद योजना से अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो इसलिए नहीं मिल सकता। हाँ। और यदि उस्ताद योजना से अगर बेनिफिट नहीं ले रहे तब तो उनको लाभ मिल सकता है कि मेरे तो वो नहीं मिलता, तो इसके लिए सरकार बाद में निर्णय ले सकता है। ओके, तो ये गहरी बात है, समझने वाली बात है। पहले धर्म के चश्मे से सहूलियतें, सुविधाएं, योजनाएं, मदद तय की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन किया। अब समग्र रूप से इस योजना को धरातल पर लाने की कोशिश हुई। विश्वकर्मा पुरस्कार योजना, विश्वकर्मा सम्मान योजना, उनके नीति निर्धारक जो थे, विशेषज्ञ थे, जो 12 लोगों की टीम थी, उसमें वी विश्वनाथन आचार्य जी भी शामिल थे, जिन्होंने पूरा जीवन कारीगरों के लिए दे दिया। शरीर से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होने के बावजूद आप देख सकते हैं, इनकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे मनीषी जब हमारे समाज में होंगे तो जाहिर तौर पर समाज को एक बेहतर दिशा मिलेगी। अच्छी सोच के साथ समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर होगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि आप लगातार ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।